गुड इवनिंग बच्चा लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम क्लास 11th का सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। सेकंड पार्ट में अपन अप्रोक्सीमेट क्लास 11th की यदि मैं बात करूं तो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक अपन यहाँ पर कवर करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली अपन 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये टॉप 25 क्वेश्चन, इसमें लगभग पूरी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे काफी सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सो यहाँ पर वॉट एवर जो भी आप क्वेश्चन लगाओगे, जो भी आप सॉर्ट आउट करोगे ना, उसमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है ना। उससे रिलेटेड वॉट एवर जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन वहाँ बनेंगे आपके या बनते हैं, वो सारे के सारे आपको ऑब्जर्व करने हैं। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। और वॉट एवर जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होती हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपलोड करिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो क्वेश्चन करना आपको है। और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको अपलोड करने के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर हम मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A ball of mass 100 gram is moving with a velocity of 3 meter 3 meter towards east. A cube of mass 200 gram is moving towards west with a velocity of 7 meter per second. If the collision is perfectly elastic का मतलब है कि वहां पर जो मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व है। What is the magnitude of the final momentum of the system? ठीक। सो यू नो दैट वेरी वेल। आप लोग करिएगा आराम से। ए हमारा 1700, बी हमारा 1500, सी हमारा 1300 और डी हमारा 1100। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सीधा फंडा ये है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन किन्हीं भी दो बॉडीज का, तीन बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कंजर्व होता है। टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होता है, सेम होने वाला है। ठीक है। सो टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो बच्चा लोग कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक। सो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको सॉर्ट आउट करना है कि क्या आपका सही आंसर आने वाला है। चलो कर लो आराम से। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट आंसर, करिएगा सॉल्व। चलो, बहुत से लोगों को ए लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, और कुछ लोगों को डी भी लग रहा होगा। अपन आंसर चेक कर लेते हैं। हार्डली हम 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देंगे, अपन इससे ज्यादा आपको एग्जाम में भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक। So now the correct answer is D is the correct answer. 1100, 1100. चलो चेक कर लेते हैं। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल मोमेंट ऑफ वॉल प्लस मोमेंट ऑफ क्यूब इज 1100 kg मीटर पर सेकेंड. Since the momentum is conserved, the initial momentum is equal to final momentum. Hence the इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारा कैसा होगा बच्चों लोग, बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम यदि हमारा 1100 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 1100 ही होगा। ठीक। चलो नेक्स्ट। अ बॉडी ऑफ मास A body of mass 3 kg starts from rest with a uniform acceleration, unknown magnitude. If the body has a velocity of 30 meter per second in 6 seconds, mass given है, ठीक है, 3 kg, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है वो। सो मैग्नीट्यूड अपन को गिवन नहीं है। इफ द वेलोसिटी ऑफ इफ द बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर, वेलोसिटी गिवन है अपन, कितना गिवन है, 30 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में ये कवर हुई है। ठीक है। सो रेस्ट से 6 सेकंड में आया है, इसका मतलब ये है कि अपन इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले रेस्ट में था, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, और 30 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हो गई है 6 सेकंड में, 6 सेकंड्स में। ठीक। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन 3 सेकंड्स? 120 वॉट, 225 वॉट, T25 वॉट और 425 वॉट। सो यू नो दैट वेरी वेल, पावर हमारा क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी मतलब कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन बोलते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है।
सो आपको आपको या फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमारा डिस्टेंस है। सो कैलकुलेट, इट्स टू इजी। कई सारे फॉर्मूले यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कई सारे रिलेशन आप क्रिएट हो सकते हैं। सो कैलकुलेट करने का आसान तरीका, वॉट एवर जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आपको लगाना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको ही करना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने बोला था सर एटलीस्ट आप फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला भी आपके लिए है, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर, 225 वॉट। एक्सप्लेनेशन v इज इक्वल यू प्लस 80। सो एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर वे में हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है। एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकंड। सो ए हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 3 × 5 50 न्यूटन। कैलकुलेटेड, वी डैश हमारा कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। सो पावर इज इक्वल एफ इंटू वी डैश, एफ इंटू वी डैश, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट दैट 15 × 15 इज इक्वल टू 5। मैंने बोला था ना पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो एफ इंटू वी भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलो ट्राई नेक्स्ट। आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके भी कर सकते थे, ठीक है। नाउ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। फ्री फॉल मतलब कि अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है ना। फ्री फॉल मतलब कि कैसा हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर अपन क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ठीक। सो फ्री फॉल मतलब कि अंडर द ग्रेविटी अपन क्या कर रहा है, कूद रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्री फॉल मतलब कि अंडर द ग्रेविटी अपन क्या कर रहा है, कूद रहा है, ठीक। सो अंडर द ग्रेविटी बच्चे लोग अपन क्या कर रहा है, जंप कर रहे हैं, कूद रहा है। फ्री फॉल मतलब कि वेन एवर वी विल ड्रॉप अ बॉल विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, सो अपन छोड़ रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल, क्वांटिटी विल नॉट चेंज, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इनसफिशिएंट डेटा, क्या चेंज नहीं होगा। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा स्पीड के साथ साथ चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा स्पीड के साथ क्या होगा, चेंज होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, और लास्ट वन डी इज इनसफिशिएंट डेटा। सुनो द ऑप्शन इज ऑप्शन, ऑप्शन, हाँ सी बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, सेम होगी। फॉर अ फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द वेलोसिटी इंक्रीजेज as height decreases, hence there is a reducing the potential energy but increasing जैसे जैसे हाइट हमारी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है। However, the total mechanical energy, the sum of the potential as well as kinetic always remains constant। टॉप पर हमारा पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन काइनेटिक जीरो है, और बॉटम जस्ट टच होने के पहले बॉटम में हमारा पोटेंशियल सबसे कम है लेकिन काइनेटिक सबसे, तो दोनों का जो सम रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। चलो फोर्थ वन, for the graph shown in the figure what is the area under the curve AB called। फोर्स और एक्स की बात हो रही है। अब देखो मैं एक चीज आपको हिंट दे दूं, वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी और टाइम, वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही थी ना, टाइम और वेलोसिटी की बात हो रही होती। सो वेलोसिटी टाइम के अंदर वॉट एवर जो भी हमारा कर्व एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। सो वीटी टाइम ग्राफ में यदि हमारा एरिया एरिया शो हो रहा है, वी इंटू टी हो रहा है, वो वहां मतलब कि मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सेम वो बात कर रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो यू नो दैट वेरी वेल, आपको ऑप्शन दिख गया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो अंडर द ए बी के अंदर जो भी वॉट एवर एरिया होगा, टोटल एरिया होगा ये वाला पार्ट, ये किसको इंडिकेट करेगा, फोर्स अप्लाइड को बिल्कुल नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट को ये लाइन कर रही है इंडिकेट, ठीक है, फोर्स को इंडिकेट कर, दो तो ऑप्शन हट गए। पावर या वर्क में से एक आंसर होगा, सो यू नो दैट वेरी वेल, पावर क्या होगा, पावर हमारा होगा क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर हमारा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वी कैन से पावर हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क हमारा होगा वो क्या होगा,
पी एफ इंटू एस। सो जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो आई थिंक सो यस, बहुत से लोग सी बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। ट्राई नेक्स्ट। द एरिया अंडर द कर्व इज अ summation of product of x coordinate and y coordinate at every point under the curve, that is f cross x, f multiplication x, the area। ओके ओके ओके, इट्स अ, ये तो सॉल्यूशन है उसका। यस यस यस, सो वर्क डन इज द करेक्ट आंसर। वर्क या एनर्जी भी होता तब भी सही आंसर हो जाता। ठीक। ट्राई फिफ्थ वन। द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, सॉरी 0.1 kg mass given है आपको, 0.1 kg is subjected to a force which varies with the distance as shown in figure। what is the work done? work done की बात कर रहा है, फोर्स को इंडिकेट कर रहा है लाइन, फोर्स है हमारा ये। ठीक है। और ये डिस्प्लेस, वर्क डन क्या होगा, फोर्स, वर्क डन हमारा वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स करना आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, मतलब ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना, आप तीन पार्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। या ट्रेपेजियम का सीधा सीधा एरिया लगा सकते हो। किसका एरिया लगा सकते हो, ट्रेपेजियम का एरिया लगा सकते हो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यदि वर्क डन की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन द गिवन फिगर एफ इंटू टी, एफ इंटू ऐसा वर्क डन हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। एरिया, एरिया का मैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पूरा ट्रेपेजियम का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 20 जूल, सेकंड 40 जूल्स, थर्ड 60 जूल, और डी हमारा 80 जूल। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कर लो आराम से, डू इट। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज यस, डी इज द करेक्ट आंसर। 80 जूल इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते कैसे, देखो एरिया explanation, the work done is given a force into displacement, so we can say area of enclosed area by the curve in the graph shown in the work done। so, क्या हो जाएगा, 80 जूल इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। सिक्स्थ वन। A ball of mass 3 kg is thrown at an angle of 30 degree। ओके, लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है यहाँ पर। 30 डिग्री with a horizontal and speed 10 meter per second at the highest point, the ball breaks into two parts having mass ratio 2:1। बढ़िया। due to internal forces, if the heavier part falls at a distance of 10 meter from the start, find the x coordinate of the second part। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। a ball of mass 30 kg is thrown at an angle 30 degree with the horizontal and a speed। ठीक, कर लो आराम से, इट्स टू इजी। प्रोजेक्टाइल मोशन ही यहाँ पर दिमाग लगाएगा आपका। सो 5.98 मीटर, 6.34 मीटर, 8.66 मीटर और 7.99 मीटर। कर लो आराम से कर लो। तो ये कह रहा है कि मास हमारा 2:1 में क्या हो गया, टूट गया है। मास हमारा 2:1 में क्या हो गया, मैं चलो ब्रेक हो गया है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? कर लो आराम से, डू इट। सो नो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज यस, ए इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो इसको कैसे, हाउ कैन वी, there is no net force on the particle in the x direction, so the x coordinate of center of mass will be equal to the range of the projectile motion। देखो मैं बोल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। the part will have masses 2 kg and 1 kg। ठीक है। so we can use the equation of motion, then calculate the value of this one। take a screenshot if you have any doubt, so you can upload in the chat box, or otherwise you can take a screenshot for the solution। ठीक है, चलो try next। in the given figure a ball one has initial velocity 5 meter per second and ball two is initial at rest। collision हो रहा है यहाँ पर, है ना। after collision ball two moves with a speed of
speed of 2 meter per second in the direction of zone, and ball 1 moves at an angle A, ठीक है, then what is the value? एंगल ए की बात कर रहा है, वो एंगल ए की बात कर रहा है। कर लो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुरुआत में 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। बाकी आप बुद्धि लगा लीजिए। हाउ कैन वी सॉर्ट आउट, हाउ कैन वी सॉल्व इट, हाउ कैन वी सॉल्व इट। इन द गिवन फिगर वॉल, फिर से आराम से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसका सॉल्व करेगा। यू हैव प्रॉपर टाइम, 2 से 3 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। इन द गिवन फिगर वॉल 1 इज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड वॉल 2 इनिशियल एट रेस्ट में था। आफ्टर कोलिजन टकरा गया उससे, ठीक है। सो wall 2 moves with a speed of 2 meter per second in the direction, ठीक, and wall 1 moves at an angle 1 a। सो टकराने के पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आप बुद्धि लगाइएगा, कर लो आराम से। चलो, सो ऑप्शन ए, टेन इनवर्स 1/3 √3, साइन इनवर्स 1/3 √3, टेन इनवर्स 1/√3 और टेन इनवर्स √3। विच वन इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कर लो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, हाउ कैन वी, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, यस, मोमेंटम हमारा चेंज नहीं होगा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। टकराने के पहले टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, let the speed of the ball 1 be v after collision, ठीक। we will conserve momentum in the horizontal and vertical, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। इसको देख लो आराम से, देख लो, देख लो आराम से देखो, ठीक है। टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा वो क्या बनेगा, 10 a = 1/√3, 3/√3, और एंगल ए का वैल्यू बच्चा लोग क्या हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 1/3 √3। चलो, ट्राई नेक्स्ट, एट्थ वन। A ring is rotating. A ring is rotating about a diameter. The radius 5 centimeter and mass of ring 1 kg. The radius 5 centimeter and mass of ring 1 kg. ठीक. A force is applied on the ring such that it is perpendicular to the axis. Okay. And vector AB as shown in the figure. The magnitude of the force is 10 Newton. Find the work done by the torque when the ring rotates by 90 degree. कर लो फटाफट से, डू इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोग करिएगा। A ring is rotating about a diameter, ठीक है, डायमीटर का अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। द रेडियस हमारा 0.5 मीटर 5 सेंटीमीटर है, यदि मैं मीटर की बात करूँ 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर, and mass 1 kg. A force is applied on the ring such that it is perpendicular to the axis and vector AB shown in the figure. The magnitude of force 10 Newton. What is the, find the work done, work done की बात कर रहा है, work done by torque when the ring rotates by 90 degree, 0.25 pi joule, 0.15 pi joule और 0.2 pi joule, और D is 0. So work done force into displacement, force आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो काम बन जाएगा, force into displacement calculated। कर लो, इट्स टू इजी, आराम से करिएगा। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 0.2 पाई जूल। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वर्क डन इज गिवन बाय द टी थीटा टॉर्क इनटू एंगल, वेयर टी हमारा टॉर्क है और थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो π/2 रेडियन फ्रॉम द गिवन फिगर ओ इज 3 सेंटीमीटर एंड ओ बी हमारा 5 सेंटीमीटर। सो बाय कैलकुलेटिंग हमारा जो अल्टीमेटली जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 पाई जूल आ रहा है। चलो, ट्राई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। The string holding the lift given below is cut. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। What will be the motion of the ring as seen from outside inside the lift?
initially at rest on top of the incline. The incline surface is rough. The incline surface is rough. Pure rolling down the incline, okay? Slide down an incline as normal with zero due to free fall. Stay at the initially position, fly upward. इसको आराम से पढ़ो. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, whenever whenever हम लिफ्ट में यदि खड़े हुए हैं, है ना, बड़ा सिंपल सा, मैं एक यहाँ पर आप लोग आप बुद्धि लगा लीजिए और उसका आंसर दे दो, ए बी सी डी में से क्या आंसर आ रहा है. यदि लिफ्ट ऊपर जाती है ना, ऊपर जा रही है, और जिस स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है उससे ज्यादा स्पीड से यदि हम जंप कर रहे हैं तो हम ऊपर हो जाएंगे. और यदि हम नॉर्मली खड़े ना, तो हम जी एक्सेलरेशन से नीचे पावर लगाते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है और हम उसके एक्सेलरेशन से, वॉट एवर जो भी इस पर अप्लाई हो रहा है, उससे ऊपर जंप करेंगे तो हम लिफ्ट से हवा में हो जाएंगे. लेकिन यदि हम नॉर्मल रेस्ट में खड़े हुए हैं और हमारा ए एक्सेलरेशन, जो बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम उस पर माइनस जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगाएंगे, है ना. और लिफ्ट यदि नीचे की तरफ आ रही है, सडनली नीचे की तरफ आ रही है, अंडर द ग्रेविटी जी उससे नीचे की तरफ आ रही है, तो हम जी उससे ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देंगे. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अचानक से यदि वो लेफ्ट हो गए ना, तो गड़बड़ हो जाए, हमारा सिर ऊपर टकरा जाएगा. तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा. कुछ लोग ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, चेक करते हैं. चलो सुनो. द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर. स्टे एट पोजिशन, इनिशियल पोजिशन. व्हाई? when the string is cut, the entire system will be free fall, है ना. The only force acting on the ring is vertically downward direction. When this is observed from inside the lift, even the observer is in free fall. So according to him, the net force on the ring is zero and hence it will stay at rest. It's in whatever जो भी पोजीशन में था उसी पोजीशन में वो रहेंगे. सीधी सी बात. ठीक है, चलो ट्राई नेक्स्ट. 10th क्वेश्चन फॉर द डे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात हो रही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ planar square about a planar axis parallel to one side is ठीक है 10 kg मीटर स्क्वायर. 10 kg मीटर स्क्वायर मतलब क्या? 10 kg मीटर स्क्वायर. ठीक. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल? ठीक है. सेम, ए 10 kg मीटर स्क्वायर, वी 5 kg मीटर स्क्वायर, सी 20 kg मीटर स्क्वायर और डी हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर कर लो. सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज, चलो ए इज द करेक्ट आंसर. सेम ही होगा, सेम ही होगा. यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, we can say that sum of moment of inertia about the two perpendicular. एक्चुअल में 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, अभी शायद ये टॉपिक डिलीट हो गया, लेकिन देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल आएगा, है ना. जो बच्चे बोल रहे थे डिलीटेड पोर्शन सर नहीं पढ़ना है, डिलीटेड पोर्शन भी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा. कंपटीशन एग्जाम में वॉट एवर जो भी हमारा टॉपिक थे अभी नहीं हटाए गए हैं, टॉपिक हमारे कंपटीशन में सारे आएंगे. जैसे 10th क्लास की यदि मैं बात करूँ तो ट्रायगोनोमेट्री का सारा पार्ट हटा दिया है, लेकिन 11th में पूछा जाता है. सेम 11th के जो पार्ट्स हैं वो हटा दिए गए, कंपटीशन में पूछे जाते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज 10 kg मीटर स्क्वायर. चलो ट्राई नेक्स्ट. 11th क्वेश्चन फॉर द डे. An object of mass m is displaced from the surface of earth r, surface of earth r, as shown below. The object weight in its new position is 50%. ठीक. of that when it was on the surface of the earth, what is the value of h if r, h की वैल्यू बोल रहा है वो. ठीक है. हमारा वेट, हमारा जी सीधा सीधा आधा हो गया, जी आधा होगा तो वेट भी 50% हो जाएगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एच की वैल्यू पूछ रहा है वो. एच की वैल्यू क्या होगी? रेडियस तो पता है अपन को, रेडियस कितनी है? रेडियस हमारी कितनी है? गिवन है. रेडियस हमारी है 600 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर. वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है वो कितना हो गया? आधा हो गया. जब वेट हमारा आधा हो जाएगा तो ये मान के चलो कि ग्रेविटी आधी हो, जी का वैल्यू आधा हो गया, है ना. हाइट के साथ और डेप्थ के साथ जी वेरी करता है. डेप्थ के साथ और हाइट के साथ जी क्या करता है? वेरी करता है. ऊपर जाते हैं तब भी जी कम होता है. ठीक है. जी डैश हमेशा क्या होगा? कम होगा जी से. जी मतलब अर्थ पर,
ठीक है, सरफेस पर, और ये हाइट पर जी डैश। ठीक। और डेप्थ में आते हैं ना, डेप्थ में आने पर भी बहुत से लोगों को लगता है कि जी पड़ता है, डेप्थ में आने पर भी हमारा जो जो सरफेस का जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ में आने से मास कम हो जाता है, चारों तरफ का मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज, आप फॉर्मूला आपको लगाना है, सीधी सी बात, फॉर्मूला आपको लगाना है, बुद्धि लगानी है, क्या आंसर सही होगा। मास हमारा, वेट हमारा 50%, मास तो कांस्टेंट है, वेट हमारा 50, फोर्स हमारा आधा हो गया, सीधी सीधी बात। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 2600 किलोमीटर बोल रहे हैं वो, चेक कर लेते हैं। So with the help of this formula, you can take a screenshot. G is equal G m1 upon r square और G dash is equal G m1 upon r plus h square. So इक्वेट करेंगे अपन, क्योंकि यू नो दैट वेरिएबल G dash का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 G हो गया। सो दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारा वैल्यू देखने को मिलेगा। R का वैल्यू कितना आ रहा है, R का वैल्यू तो फिक्स है। H का वैल्यू क्या आ रहा है, 2624 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, और वी कैन से 2600 किलोमीटर। चलो, सो टेक स्क्रीन शॉट, ट्राई नेक्स्ट। द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी दैट मींस हम किस वेलोसिटी से किसी भी चीज को बाहर की तरफ फेंके कि वो धरती से बाहर चली जाए, एस्केप हो जाए। एस्केप मतलब कि अपना अपने गोले से बाहर जाना, धरती से बाहर जाने के लिए अपन को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से उसको फेंकना पड़ेगा, है ना। सो द एस्केप वेलोसिटी एट द इवेंट होरिजन ऑफ अ ब्लैक होल इज, ओके ब्लैक होल की बात हो रही है, इज 3 into 10 power 8 meter per second. The velocity of light. What is the mass of the black hole if the distance from its center to the event horizon is 18 kilometer? कर लो भाई, कर लो 12.12 into 10 power minus 30 kg, 12.12 into 10 power 30 kg, C infinity, और D कैन नॉट बी डिटरमाइन, D हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, कर लो आराम से, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो। एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 2 GM/r अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, 2 GM/r अंडर रूट। सो वी कैन पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द मास का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 12.15 into 10 power 30 kg। ठीक, ट्राई नेक्स्ट। 13th, द फिगर shows the variation of energy with the orbital radius r of a satellite around a spherical planet. The figure shows the variation of energy with a orbital radius r of a satellite around a spherical planet. देख लो आराम से। The figure shows the variation of energy with the orbital radius r of a satellite around the spherical planet. C shows the total energy, B the kinetic energy, and A is the potential energy. Okay. A shows the kinetic energy, and B the total, and C is the potential energy. ठीक। A shows the kinetic, B shows the potential, and S the total energy। S तो है, गिवन है, ओके। S तो है ही नहीं वहां पर, अच्छा। And C shows the kinetic energy, and A potential, and B is the total energy। The correct option is, बुद्धि लगाइएगा, the correct answer is क्या आ रहा है, A is the correct answer। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, ट्राई नेक्स्ट। इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। के ही हमारा, के ही हमारा काइनेटिक एनर्जी, पी हमारा पोटेंशियल है, देख लो आराम से, देख लो टोटल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। सी शोज द टोटल एनर्जी, बी इज द काइनेटिक, और ए इज द पोटेंशियल। ठीक। चलो, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्किंग सैटेलाइट, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की बात, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्किंग सैटेलाइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्किंग सैटेलाइट क्या होगा, फटाफट से आंसर दे दो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्किंग सैटेलाइट क्या होगा, पाई/2 रेडियन पर आर, पाई/3 रेडियन पर आर, पाई/6 रेडियन पर आर, पाई/12 रेडियन पर आर। फटाफट से आंसर दे दो, डू इट, क्या आंसर होगा।
चलो, सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज क्या होगा, क्या आने वाला है? डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्या आने वाला है? चलो, डी इज द करेक्ट। डी क्यों? पार्किंग सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट have a time period 24 hours. This mean that is that is take 24 hours to complete one revolution, है ना? So 2 pi radian. So we can calculate 2 pi upon 24 radian per hour. So pi by 12 radian per hour, है ना? चलो, try next. In the given figure, what is the point B? Which is the furthest from the sun called पेरिगी, एपोगी, फोकी और सेंटर? देखो, बी पॉइंट फोकस तो होगा नहीं, बी पॉइंट सेंटर भी नहीं होगा, है ना? और ए और बी में से आंसर आएगा। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सो यू कैन टेक ए और बी में से आंसर होना चाहिए, आई थिंक सो। ऐसा ना हो कि सी और डी आ जाए और आप लोग का आंसर गलत हो जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। देखो, फोकस और सेंटर अपन यदि एलिमिनेट करें ना, तो फोकस और सेंटर तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? फोकस और सेंटर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्राई नेक्स्ट। द 16th क्वेश्चन, दिस इज द डायग्राम फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल? दिस इज द डायग्राम फॉर perfectly elastic, perfectly plastic, completely plastic, perfectly rigid. Stress is directly proportional to the strain, so it shows the elastic limit of modulus of elasticity. तो आंसर तो ए लग रहा है, बाकी आप आंसर दीजिएगा। परफेक्टली प्लास्टिक, किसी भी चीज को अपन खींचे और वो उसको जब ब्रेक अप्लाई अपन कर रहे हैं और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ दें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाता है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना? बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। वेन एवर वी विल अप्लाई अ फोर्स ऑन अ स्प्रिंग, सो फोर्स अभी न्यूट्रल फोर्स लगा दिया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे अपन फोर्स हटाएंगे ना, तो वापस से सेम पोजीशन पे आ जाए, विदाउट फोर्स, विथ फोर्स, ठीक है? विदाउट एफ, विथ एफ, और फिर से अपन रिलीज कर देंगे, ठीक? सो दीज आर कॉल्ड द इलास्टिक बॉडीज। दीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, है ना? सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ई इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। वेन एवर हुक्स लॉ की हम बात करें, हुक्स लॉ जहां पर एप्लीकेबल होगा वहां पर हम बोल सकते हैं कि हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक? चलो, लिखा भी होगा। 17th, a wire with a radius a wire with a radius of 5 mm is hung freely from the ceiling. A load of 5 newton is applied to its free end. Find the elongation in the wire if its volume is 7.85 into 10 power minus 5 मीटर क्यूब एंड यंग मॉडुलस पर टाइम लगेगा आपको। 10 पावर 11 है, इसको बस सही कर लेते हैं, ये क्या है? 10 पावर 11 है, ठीक है? 10 नहीं है, 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है? लेमडा की बात हो रही है या बाई की बात हो रही है, जैसा भी अपन इंडिकेट करें, यंग मॉडुलस। सो रेडियस गिवन है आपको 5 mm, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक? कैलकुलेटेड, डू इट। 6.25 into 10 power minus 7 मीटर, 7 into 10 power minus 7 मीटर, 6.36 into 10 power minus 7 मीटर। सो ए और सी तो लगभग सेम ही है, इसमें आपको पॉइंट का देखना पड़ेगा। और लास्ट वन डी, 8.00 इंटू 10 पावर 9 मीटर, -9 मीटर। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, यस, करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। देख लो। सो यू नो दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और इलास्टिक इलास्टिक बोलना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, सारी चीज यहीं से निकलती है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो यदि मैं यंग मॉडुलस की बात करूं, बल्क मॉडुलस की बात करूं, किसी भी मॉडुलस की बात करूं, फॉर्मूला तो लगभग यही लगना है, ठीक है? सो स्ट्रेस इज इक्वल वाई, और स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारा क्या होगा, डेल एल अपॉन एल, और स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगता है आपको
3 into 6 into 10 power 6.36 या 6.37 10 power -7 मीटर। बढ़िया। तो क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ट्राई नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज करेक्ट? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ए, ए यील्ड पॉइंट, ठीक है। बी इलास्टिक लिमिट। सी फ्रैक्चर पॉइंट, डायग्राम में देखना है। डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बी में ए यील्ड पॉइंट, बी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक। और सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और डी हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। एंड सी में हमारा ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी हमारा यील्ड पॉइंट, सी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डी हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। और लास्ट वन डी हमारा ए यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फ्रैक्चर। देखो, बुद्धि आप लगा सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट सबसे, आपने ऑप्शन आंसर दे ही दिया। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आई थिंक सबसे पहला होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिक सिटी को जो इंडिकेट करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो प्लास्टिक लिमिट की तरफ जाएगा, देन फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ जाएगा, देन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जहां पर हुक्स लॉ वेरी कर रहा है, बी यील्ड पॉइंट, सी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बस भाई, अब ताकत लगाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, तो डी हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। चलो, मतलब पहले हमारा इलास्टिक लिमिट आएगा, फिर प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद बॉडी ब्रेक होना चालू हो जाएगी। एक लिमिट ऐसी आएगी भाई, अब नहीं, अब तो ब्रेक हो जाएगी। और डी हमारा बॉडी क्या हो जाएगी, ज्यादा लोड डालने पर बॉडी क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। चलो, 19th क्वेश्चन फॉर द डे। सो लेक हैज अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर। द बल्क मॉडुलस की बात हो रही, बी की बात हो रही है, वाटर 2 × 10⁻⁹ +9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस की बात हो रही है, बल्क मॉडुलस गिवन है। बल्क मॉडुलस कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, डेल वी अपॉन वी की बात हो रही है, ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक, एट द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक। कर लो इसको, डू इट। डेल वी अपॉन, स्ट्रेस, फॉर्मूला वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस, सीधी सी बात। क्या हो जाएगा? डेल वी स्ट्रेन हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। ये कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस यदि आपको पता है, बल्क मॉडुलस आपको दिख रहा है, सो यू कैन कैलकुलेट इट। 2.5 × 10⁻³ 7 × 10⁻³ 3.5 × 10⁻³ और 5 × 10⁻³ विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? लास्ट में 10⁻³ तो ठीक है, शुरुआत का ही आपको कैलकुलेट करना है। सुना, दो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज, क्या दिख रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, 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 बढ़िया। हाउ कैन बी? सो बल्क मॉडुलस, प्रेशर पर यूनिट बल्क मॉडुलस, रो जी एच कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रेशर या फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और वी कैन से, यहाँ पर भी मैं आपको इंडिकेट कर दूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन, सर आपने तो स्ट्रेस बोला था, फोर्स बोला था, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस इज इक्वल स्ट्रेन डेल वी अपॉन वी। स्ट्रेस हमारा फोर्स ही होता है, स्ट्रेस हमारा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर होता है, और बल्क मॉडुलस हमारा बी होता है। कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो, तो पी अपॉन बी इज इक्वल डेल वी अपॉन वी हो जाएगा। क्लियर? सो 2.5 × 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। हुक्सलो स्टेट दैट, इट्स टू इजी। इसका तो नहीं समझाना पड़ेगा। स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बिफोर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज proportional to strain under elastic limit, okay. So stress is strain never directly proportional, so D तो होगा नहीं। आपको बुद्धि ये लगाना है कि हुक्स लॉ जो इंडिकेट करता है वो किस लिमिट के लिए करता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए करता है कि हमेशा स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इलास्टिक लिमिट की करता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, सी सही है, सी। वेन एवर, जब तक बॉडी इलास्टिक में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं वापस आ रही है, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं वापस आ रही है, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। उसके बाद फिर वेरी करेगा अलग अलग केसेस पर, ठीक है। 21st, a U-shaped frame consists of a sliding rod connecting its two arms. It is dipped in a soap solution and then placed horizontally. The weight of the sliding rod is 100 gram, surface tension S 0.05, and length of the sliding wire 20 centimeter.
If the sliding road starts from rest at t is equal 0, find the velocity at t is equal 5 second. Assume that there are no resistive forces. अच्छा क्वेश्चन कर लो। 0.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पूछ रहा है वो। 3.6 किलोमीटर पर आवर, 1.1 किलोमीटर पर आवर और 2 मीटर पर सेकंड। सूप सॉल्यूशन गिवन है और स्लाइडिंग रॉड गिवन है। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आराम से कर लो, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डू इट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो, ट्राई नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज गोइंग डाउन एन incline over a fluid having some viscosity. ठीक। The block moves with a constant speed of 5 meter per second. Okay. Assume that the temperature of fluid remains constant. Find the coefficient of viscosity of the fluid. Angle inclination 30 degree है, and block is a cube of one side. ठीक है। Also given that the thickness of the fluid is 1 centimeter, fluid का thickness भी given 1 centimeter given है। बढ़िया। So कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ रहे हैं। 2 पॉइज, 0.2 पॉइज, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और 1.7 पॉइज। इसको कैलकुलेट कर लो आराम से। द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज क्या होना चाहिए? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, करना आपको ही है। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। 0.2 पॉइज। नीटा इज इक्वल, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, देख लो आराम से। ठीक है। चलो, टेक स्क्रीनशॉट बढ़िया से। ट्राई नेक्स्ट। Water having density rho is flowing steadily downwards in the given tube. What is the relation between PA and PB? PA और PB का रिलेशन पूछ रहा है। कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? PA का प्रेशर ज्यादा है कि PB का प्रेशर ज्यादा है? PA का प्रेशर ज्यादा है कि प्रेशर, आई थिंक सो। विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्रेशर हमारे ख्याल से डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा अपन डिस्कस करते हैं। डेप्थ के साथ प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब डिपेंड करता है कि प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होगा, है ना। कहते हैं डेप्थ के साथ पावर, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ जाता है, बट एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। सो ऑप्शन ए पी इज इक्वल पीबी, ऑप्शन बी पी ए इज लेस देन पीबी, और ऑप्शन सी पी ए इज ग्रेटर देन पीबी, और ऑप्शन डी पी ए माइनस पीबी इज इक्वल रो जी एच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आंसर आप लोगों ने दे ही दिए हैं। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। पी ए इज लेस देन पीबी, पीबी इज ग्रेटर। डेप्थ में हमारा प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। डेप्थ में बच्चा लोग प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। जहां पर वॉल्यूम ज्यादा, वहां पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक। चलो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी डी marked in the given mercury barometer? Assume that you have used a tube of length greater than 76 centimeter, and then filled is completely with mercury and then inverted into a jar. Let P0 be atmospheric pressure, G be the acceleration due to gravity, and rho be the density of the mercury. Calculated. Calculated. कर लो आराम से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैलकुलेटेड। आराम से कर लो। आराम से पहले देख लो, क्योंकि जरा सा गलती, क्योंकि लग वैसा लग रहा है सारे आंसर सही लग रहे होंगे आपको। ठीक है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम ही है, दो लाइन। ठीक है। उसके बाद चेंज किया है इन्होंने। देख लो आराम से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, यस, द करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। पी ए हमारा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। बाहर, क्योंकि पीबी जीरो प्रेशर है उस पर। ठीक। पीसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। पीडी हमारा रोजीएल। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। A tube of uniform cross section always has water flowing through it. It is kept vertical in such a way that the water enters from top and leaves from the bottom. ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे हमारा जा रहा है।
If the speed at a point A below the opening is v, what will be the speed at a point B vertical below A, such that the distance between A and B is 2r, such that the distance between A and B is 2r. Calculated. Calculated. Option A, V. Option B, under root V square plus 4GH. Option C, V square plus 2GH. And option D, V upon 2. So the correct option is A is the correct answer. Take screenshot. According to a question of continuity, the velocity B will be the same at the A since the area of the cross section is same at both points. You may be confused by thinking that gravity will increase if the velocity, but pressure will be also decreased downward. नीचे जाने पर and therefore net effective will be zero change. So velocity में कोई भी change नहीं होगा. So now A is the correct answer. बढ़िया. बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कवर करने वाले हैं, क्लास 12th की नेक्स्ट 5 चैप्टर्स. और इन चैप्टर्स में हम 25 क्वेश्चन, बेस्ट टॉप 25 क्वेश्चन बोल सकते हैं, टॉप 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं. और ऑलमोस्ट वो 25 क्वेश्चन आपके लगभग सारे के सारे टॉपिक क्या कर देंगे, कवर कर देंगे. क्योंकि यदि आपके टॉपिक्स क्लियर है तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, है ना. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि फिजिक्स में आप रैंडम तुक्का नहीं लगा सकते हो. क्योंकि यदि अपन 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप तुक्का लगाएंगे, साइकोलॉजी बोलती है कि 3 में से मैक्सिमम 3 से ज्यादा आपके सही नहीं हो पाएंगे, मैक्सिमम, है ना. यदि अपन एक एक्सपेरिमेंट करें, 10 लोगों को लें, एक दो लोगों के हो सकता है 3 से ज्यादा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 3 से ज्यादा सही आपके तुक्के में नहीं हो पाएंगे. इसका मतलब ये है कि आपको आपको नॉलेज होना चाहिए. और नॉलेज कब होगा, जब आप पढ़ाई करोगे, है ना. सो होप सो आप लोग पढ़ के आए हो. और स्टार्ट करते हैं बढ़िया से. 25 क्वेश्चंस, चैप्टर 6 to 10 अपन यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है. सो टिक करने से पहले थोड़ा सा आप उसको कैलकुलेट कर लेना. और कैलकुलेट करने से पहले देख लेना कि सही आंसर है कि नहीं. कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है चारों ऑप्शन सही है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. ट्राई फर्स्ट. The magnetic flux is in a closed circuit of resistance 20 ohm, varies with time t, as phi is equal 4tq plus 2t square minus 15t plus 3. Calculate the EMF, induced EMF पूछ रहा है. Calculate the EMF at t is equal 1 second. So A option 3 volt, B हमारा 4 volt, C हमारा 5 volt and D हमारा 6 volt. सो ऑप्शन सही करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यू नो दैट वेरी वेल, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ठीक. सो माइनस फाई कितना है, 4t⁻³ प्लस 2t प्लस 2t² माइनस 15t प्लस 3. अब तो आई थिंक तो आपसे कैलकुलेट करते बनेगा. माइनस बाहर ले लो, कितना बचेगा, 12t² प्लस 4t माइनस 15. वैल्यूज पुट कर दो. पुट द वैल्यूज. 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 15 कितना आ रहा है, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 15. ऑप्शन ही नहीं है तो 16 माइनस 15 कितना आ रहा है, 1, -1 वोल्ट है. 1 वोल्ट अपन बात कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो. सो हो जाता है मिसप्रिंट. यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा. ठीक है. आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 वोल्ट आना चाहिए, जो यहाँ पर गिवन नहीं है. और इसके अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में तो करेक्ट आंसर बहुत से लोग ए बी सी डी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है. कोई दिक्कत नहीं, चलो. सो बी ऑप्शन दे रहे हैं, देख लेते सॉल्यूशन. बी ऑप्शन इनका गलत है, क्योंकि दिख रहा है आपको, उनने जब डिफरेंशिएट किया ना, सो 3 को उनने डिफरेंशिएट करके, 3 का उनने डिफरेंशिएट करके क्या लिख दिया, 3 का उनने डिफरेंशिएट करके वापस से 3 लिख दिया. जबकि 3 का डिफरेंशिएशन 3 नहीं होगा, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, है ना.
तो यहां पर ये गलत है। तो कभी कभी आपको सॉल्यूशन भी गड़बड़ मिल जाता है, और ये गलत है। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। समझे नहीं समझे? सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 वोल्ट या -1 वोल्ट आना चाहिए, जो यहाँ पर गिवन नहीं है। चलो ट्राई नेक्स्ट। बढ़िया। A bar of length 2 meter is set to fall freely in a magnetic field of magnitude 50 Tesla. What is the motional EMF? Motional EMF in the bar when it has fallen 40 meters. वोल्टेज का दे रहे क्वेश्चन। 700 वोल्ट, 2100 वोल्ट, 2800 वोल्ट और 1400 वोल्ट। कैलकुलेटेड। 700, 21 वोल्ट, 2100 वोल्ट, 2800 वोल्ट और 14 वोल्ट। डू इट। क्या आंसर होगा, करिएगा सॉल्व। चलो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज क्या होगा, अपन समझेंगे भी इसको। सी इज द करेक्ट आंसर बोल रहे हैं। देख लेते हैं, इस बार तुमने गलत नहीं किया है। 2800 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन सी एक्सप्लेनेशन, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। एल का वैल्यू 2 मीटर गिवन है और बी हमारा 50 टेस्ला है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल 2g h, है ना, विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इज इक्वल 2gh। सो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gh। वैल्यूज पुट करेंगे, वी हमारा 28 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा, वी एल बी। मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, बी इंटू एल इंटू बी। ठीक। चलो, जहां पर वी हमारा वेलोसिटी है, एल हमारा लेंथ है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ट्राई नेक्स्ट। a circular coil a circular coil having an area of 3.14 into 10 power minus 2 meter square and 30 tons 30 tons is rotated about its vertical diameter with an angular speed 70 radian 17 radian inverse in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 5 into 10 power minus 2 Tesla. If the coil forms a closed loop of resistance 15 ohm, what is the average power loss due to Joule heating? एवरेज पावर लॉस की बात कर रहा है। 0 पॉइंट, आराम से कर लो, 0.36, 0.362, 0.724। डेसिमल का बड़ा आफ्टर डेसिमल, इसमें देखो ऐसा लग रहा होगा 36 आ गया तो ठीक है, 360 या 362 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 0.724 और 0.726 चेक करना है चारों में, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो कैलकुलेटेड। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं बी क्यों बोल रहे हैं वो। गिवन दैट एन का वैल्यू हमको 30 गिवन है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। एन का वैल्यू बच्चे लोग आपको क्या गिवन है, 30 गिवन है। 30। ए हमारा 3.14 इंटू 10 पावर, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस 2 मीटर स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारा 70, और मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना गिवन है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, एंड आर हमारा 15 ओम्स। अकॉर्डिंग टू ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ए पी ओमेगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ई का वैल्यू क्या आ रहा है, 3.297। ठीक। देन करंट हमारा ई अपॉन आर या वी अपॉन आर बोल सकते हैं, आई हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर बोल सकते हैं, ई अपॉन आर, बात बराबर ही हमारा। ठीक है। सो 0.2198 फटाफट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड एवरेज पावर लॉस, पावर हमारी क्या होगी, एवरेज पावर में अपन आरएमएस वैल्यू उनके बोल सकते हैं। ठीक है।
एवरेज पावर में हमारा आई स्क्वायर आर अपॉन टू, आई स्क्वायर आर अपॉन टू। ठीक, टू से अपन क्यों डिवाइड करें, क्योंकि अपन एवरेज ले रहे हैं, इनिशियल और फाइनल का अपन बोलते हैं एवरेज। सो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू बोलते हैं। सो एवरेज में अपन क्या करें, टू से डिवाइड करना है। सो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0.362 वॉट, है ना। दिस इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। ट्राई नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई identify the type of commercial motor which work on a consequence of eddy current। eddy current मतलब भंवरधारा है ना। eddy current you know that very well। eddy current whenever EMF हमारा या करंट हमारा फ्लो होता है तो कॉइल्स के चारों तरफ एक रिंग टाइप का बन जाता है। कॉइल के चारों तरफ एक ऐसा रिंग टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो उस एडी करंट को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग कर लेते हैं, ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या ना हो बच्चे लोग, इंड्यूस्ड ना हो। ठीक। सो कंप्रेशर, विच वन इज द करेक्ट आंसर, इंडक्शन मोटर, टर्बाइंस और हाइड्रो पावर्ड मोटर। कंप्रेशर, इंडक्शन, टर्बाइंस और हाइड्रो पावर्ड मोटर। फटाफट से आंसर दे दो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमर्शियल मोटर विच वर्क्स एज अ consequence of eddy current। Do it। B is the correct answer, induction motor। Yes। अपन इसको देख लेते हैं। A rotating magnetic field is produced employing two single phase current। A metallic rotor placed inside the rotating magnetic field starts rotating due to large eddy current produced in it। These motors are commonly used in fans। बढ़िया। Try next। What is the self induction of the coil? What is the self induction of the coil? If the magnetic flux is 10 microweaver is linked with a coil when a current of 5 microampere flow through it। मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है आपको, फाई गिवन है 10 माइक्रोवीवर, और आपको करंट गिवन है। आपको सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है। सेल्फ इंडक्शन 25, 2 और 250। डू इट। विच वन इज द करेक्ट आंसर, कर लेते हैं। क्या सही आ रहा है, ए बोल रहे हैं। अच्छा, चलो सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते क्यों सी। यू नो दैट वेरी वेल, सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। सेल्फ इंडक्शन हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको गिवन था 10 × 10⁻⁶। -6 क्यों, क्योंकि आपको माइक्रो में गिवन था, माइक्रो में गिवन था। और देख लेते हैं, हाँ माइक्रो में गिवन था और मिली एम्पियर। सो 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे उसके कितना आ जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इफ द sinusoidal value voltage is given as E is equal 100 sin 3140 applied across a resistor of 15 ohms। आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट, 70.71 वोल्ट, 100 वोल्ट और 33.87 वोल्ट। चेक इट, कर लो आराम से। डू इट। विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत से लोग दे भी रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। बिकॉज
You know that very well. E is equal E0 sin omega t and E RMS या V RMS क्या हो जाएगा, V0 या E0 अपॉन अंडर रूट टू, वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलो ट्राई नेक्स्ट। ओह, इसका तो आंसर ही आ गया। व्हाट इज द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ sinusoidal signal? A is equal AM sin omega t minus phi, phi मतलब फेज डिफरेंस। A is equal sin omega t plus phi या AM sin omega t plus phi, और A is equal to AM sin omega t plus phi. So yes, the correct option is C is the correct answer. बढ़िया, पहले दिख भी गया था। चलो try next. A parallel plate capacitor with plate area A and separation between the plates D charged by constant current I, considered a plane surface of area A by 4 parallel to the plates and drawn between the plates. What is the displacement current through this area? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर, कल भी अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे लाइक दैट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी ले लें, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बन क्या ले लें, ए ले लें। सो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट करंट आई, आई अपॉन 4, 4i, और यदि आपको एरिया और करंट का रिलेशन पता होगा ना, सो यू कैन कैलकुलेट इजीली, है ना। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी आई बाई 4, ऑप्शन सी 4i, और ऑप्शन डी जस्ट हाफ ऑफ आई। यस, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर, आई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ट्राई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन देख लो एक बार, E इज इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यू नो दैट वेरी वेल कि हमारा जो I है, या जो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है और जो करंट है एक दूसरे के प्रपोर्शनल में है ना। कहने का मतलब है कि यदि एरिया कम होगा तो करंट भी क्या होगी, कम होगी। यदि ए हमारा ए बाय 4 है तो आई भी हमारा क्या होगा, ए बाय 4 होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ से अपन समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, क्लियरली वी कैन कंसीडर, है ना। यदि हमारा एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हमारा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी करंट फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। तो सारा का सारा थोड़ा बुद्धि का खेल है, आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। चलो ट्राई नेक्स्ट। एलईडी लाइट ऑफ चार्ज ग्लो इवन आफ्टर इट स्विच्ड ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस दिस सिचुएशन। आपने देखा होगा एलईडी बल्ब होता है या व्हाइट कलर के जो बल्ब आ रहे हैं आजकल, ठीक है, लाइट बुझने पर भी क्या हो जाता है, जलता रहता है, मतलब दिखता है कि थोड़ा थोड़ा जल रहा है, ऐसा क्यों? LC oscillations, फेजर, पावर ऑफ AC सर्किट, एडी करंट, एडी करंट, विच वन इज द करेक्ट? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको अपनी बुद्धि लगाना। अपने हर घर में एलईडी लगा हुआ है, लगभग हर घर में। येलो कलर के जो पुराने बल्ब आते थे, बजाज के बल्ब आते थे, सूर्या के बल्ब आते थे, ये सारे के सारे हट गए। गाँव में पहले वही चलते थे, अब तो गाँव में भी, हर एक गाँव में, हर एक प्लेस पर एलईडी बल्ब यूज हो रहा है। येलो लाइट लगभग बंद हो गई। टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी अपन आजकल एलईडी व्हाइट कलर की लाइट यूज करते हैं, जो आंखों के लिए काफी नुकसान करता है। नुकसान दैट मीन्स बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा शाइनी होता है वो। घरों में भी अपन येलो के प्लेस पे व्हाइट लाइट यूज कर रहा है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? किसकी वजह से लाइट चले जाने के बाद, सर्किट बंद होने के बाद भी वो हमारा थोड़ा थोड़ा ग्लो होता रहता है? यस, ए इज द एलसी ऑसिलेशन के चक्कर में हमारा जो लाइट बल्ब है, एलईडी बल्ब है, वो क्या होता है, लाइट जाने के बाद भी या स्विच ऑफ करने के बाद भी जलता रहता है। दिस सिचुएशन इज द कॉज्ड ऑफ ड्यू टू एलसी ऑसिलेशन। दिस सर्किट कंसिस्ट कैपेसिटर एंड inductor, thus the energy keep oscillating in the circuit even after the electric connection is disconnected. The combination of the capacitor and the inductor constitute an LC oscillator. चलो,
A transformer is used to light 100 watt 25 volt lamp from 250 volt AC main. पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, ठीक है. द करंट इन द मेन केबल इज 0.5 एम्पियर. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. अब एफिशिएंसी का आपके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. 50%, 60%, 90% और 80%. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए हमारा 50%, बी हमारा 60, सी हमारा 90 और डी हमारा 80%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज यस. कुछ लोग सही भी दे रहे हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर. 80% इज द करेक्ट आंसर. हाउ? सो यू कैन सी और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. पावर आउटपुट हमारा 100 वॉट है, आई हमारा 0.5 और वीपी हमारा वोल्टेज हमारा 250 वोल्ट है. सो इनपुट पावर क्या हो जाएगा? वीपी इंटू आईपी. कैलकुलेटेड 150 वॉट आ रहा है. सो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%. ये होता ना, आउटपुट अपॉन इनपुट. अपन जब प्रॉफिट लॉस में करते ना, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज है ना अपन को, है ना. सो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर into 100%. So 80% efficient. There are the efficiency of the transformer is 80%. बढ़िया. Try next. What is the velocity of electromagnetic wave in free space? सीधा सीधा क्वेश्चन है. Velocity of electromagnetic wave. Velocity of electromagnetic wave in free space. Do it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होगा? C इज इक्वल अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ई नॉट. C इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ई नॉट. C इज इक्वल 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ई नॉट और C इज इक्वल म्यू नॉट इंटू ई नॉट. द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बढ़िया. बहुत से लोग दे भी रहे थे. तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. जिनको याद होगा, जिनने पढ़ा होगा, उनसे बनेगा. ट्राई नेक्स्ट. फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव. ये अच्छा क्वेश्चन है. हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल भी है. विच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द ह्यूमन आई इज मोस्ट sensitive. 50.405 in 10 power 14 hertz, 95 hertz बोल सकते हैं, 5 hertz और 79 into 10 power 40. सब में 10 power 14 लिखा हुआ है. सो इट्स ऑल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. तो द करेक्ट आंसर, यस यस यस, बात से आंसर दे रहे हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ट्राई नेक्स्ट. हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो ह्यूमन आई इज sensitive of to light wavelength. Lambda is equal 5550 angstrom. So its frequency is V is equal C upon lambda. Value put कर दो आप. 3 into 10 power 8 upon. How can we calculate sensitivity of our human eye? So with the help of this formula you can calculate. ठीक, चलो. Try next. हाँ, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ऑल्सो नोन एज हीट वेव. इनमें से कौन सा हीट वेव है? रेडियो वेव तो है नहीं है, वो आप बताएंगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं तो बोल रहा हूं. गामा वेव, एक्सरे और इंफ्रारेड वेव. रेडियो, गामा, एक्स और इंफ्रा. विच वन इज अ हीट वेव ऑल्सो? हीट वेव. इनमें से अपन किसको हीट वेव बोल सकते हैं? बोलते हैं ए रेडियो, बी हमारा गामा, सी हमारा एक्सरे और डी हमारा इंफ्रा. क्या आंसर आ रहा है? यस, डी इज द इंफ्रारेड वेव. बोलते ना कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड वेव को क्या करता है? रोक देता है ना. हीट वेव जो है उसको अपन इंफ्रारेड वेव या इंफ्रारेड वेव को अपन क्या बोल सकते हैं? हीट वेव बोल सकते हैं. इंफ्रारेड, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो. इंफ्रारेड वेव्स आर हीट
radiations, also known as a heat wave. These waves are produced by hot bodies and molecules. They do heating because water molecules present in most of the material radially absorb infrared waves and their thermal motion increases. So they heat themselves and also heat their surroundings. Badhiya. Try next. Which is the frequency range of gamma ray from the following? गामा रे का वो रेंज पूछ रहा है. सबका अलग अलग, गामा का अलग है, ठीक है, इंफ्रा का अलग है, रेडियो वेव का अलग है. हर हर एक वेव का जो रेंज है वो अलग अलग है, और ये अपन लाइव क्लास में पढ़े भी हैं, रेगुलर क्लास में इसको अपन डिटेल में समझे भी हैं. इसका मैंने एक डायग्राम आपको आइडेंटिफाई किया था, उसमें हर एक वेव का फ्रिक्वेंसी, हर एक वेव का रेंज गिवन था, फ्रिक्वेंसी है ना, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी दोनों मैंने समझाया था. 1 × 10⁻18 to 3 × 10⁻22, 3 × 10⁻−18 to 5 × 10⁻22, 3 × 10⁻18 to 5 × 10⁻22, और 3 × 10⁻−18 to 5 × 10⁻−22 हर्ट्स. ठीक. सो द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ट्राई नेक्स्ट. देखो वेवलेंथ भी दिया है. द रेंज ऑफ गामा रे इज 3 × 10⁻18 to 5 × 10⁻22 हर्ट्स. दीज रेज हैव अ वेवलेंथ भी गिवन है, 10⁻−13 to 10⁻−10, 6 × 10⁻13 to 6, 10 into 10⁻−10 meter. Gamma rays are produced in nuclear reaction and are also emitted by radioactive nuclei. चलो. Pick out the correct increasing order of energy of electromagnetic wave from the following. Pick out the correct increasing order of energy of electromagnetic waves. किसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है? ए ऑप्शन इज गामा, is too much greater, then ultra, then visible, then micro, then infra. Second option gamma, then ultra, then visible, then infra, then micro. Third one ultra, gamma, visible, infra and micro, and last one gamma, visible, ultra, infra और micro. सो आंसर आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरा सा भी चूक हुआ ना, इसमें ऐसा लगता है कि यार पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है, क्या आंसर सही है ना? चलो कर लो आराम से. सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. इसका डायग्राम में आप देख लो. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of the electromagnetic waves, so the order of frequency is known as, is given as gamma का सबसे ज्यादा, then ultraviolet, then visible, then infra, then micro. चलो try next. 16th क्वेश्चन करते हैं. 16. X is an optical illusion observed in desert or over hot extended surfaces like a coal third road, due to which a traveler sees a simmering pond of water some distance ahead of him, and in the which surrounding object like trees appears inverted. ये चीजें किसकी वजह को इसमें ये पूछ रहा है वो, कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि रोड पे भी कभी कभी ऐसा लगता है, नॉट डेजर्ट में अकेला, कि पेड़ उल्टा लटका हुआ है, ठीक है. कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे चल के तालाब है ना, रेगिस्तान में ऐसा लगता है आगे आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आगे जाते जाते ऐसा लगता है कि ओ वो तो गड़बड़ हो गया. जो ऊंट वगैरह होते हैं उनको वैसे दिखता है, हमको वैसे दिखता है कि रेगिस्तान में
बहुत दूर अपन को ऐसा लगता है कि वहां पर पानी का एक सोर्स है, एक तालाब है यहाँ पर बड़ा भरा हुआ है, लेकिन जैसे अपन पास में जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, किसकी वजह से ऐसा होता है? ठीक है, माइलेज, मिरेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So which one is the correct answer? Which one is the correct answer? Yes. B is the marriage. B is the correct answer. हिंदी में मृग मारीच का बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मृग मारीच का, है ना? हिंदी में बहुत से बच्चे लोग हिंदी से भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं मृग मारीच का, जिसकी वजह से हमको ऐसा दिखता है कि सामने जो पेड़ लगा हुआ है वो अपन को उल्टा दिखने लगता है। ठीक, चलो। कैलकुलेट द dispersive power of a crown glass where mu v is equal 1.456 into and mu r is equal 1.414. Answer is 0.0096, 0.45, 0.96 और 0.096। आराम से करेगा। म्यू वी गिवन है 1.456 और म्यू आर गिवन है आपको 1.414। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? डू इट। 0.0096, 0.45, 0.96 और 0.096। क्या आंसर आ रहा है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ए और डी में लग रहा था बहुत से लोग दे भी रहे थे, इसको देख लो आराम से। ये ऐसे फॉर्मूले जो आसानी से याद नहीं होते हैं। फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज इक्वल क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था आपको फॉर वॉयलेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था आपको किसका? रेड कलर का। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। कैलकुलेट वैल्यूज पुट कर कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? इसको देखो, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो, ट्राई नेक्स्ट। बढ़िया। तो भैया आप लोग बोल रहे थे ना सर फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी और एक्सप्लेनेशन भी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आराम से बैठ के घंटों कर सकते हो। लेकिन भाई एग्जाम में बता दूं मैं आपको, एग्जाम में कम ही समय मिलेगा, 1 से 2 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको ब्रेन में सेट होने चाहिए फटाफट से, क्विक। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स का मतलब है बाई कॉन्वेक्स लेंस, the radius of its surface are 50 centimeter, 20 centimeter, and index of refraction, a refractive index of glass, of lens glass 1.2. Do it. फोकल लेंथ एफ की बात कर रहे हैं, एफ चाहिए अपन को। Radius given bifocal lens, if the radius of its surface are 20 and 50 centimeter, refractive index given है 1.2, calculated। एफ की वैल्यू चाहिए 0.014, 0.715, 0.14 और 71.5। 0.014, 0.715, 0.14 और 71.5 सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड। विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डू इट। चलो, तो द आंसर इज यस, डी इज द करेक्ट आंसर। 71.5 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं। मेन है बच्चा लोग, देखो फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल कि 1/f इज इक्वल क्या होगा? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कैलकुलेटेड। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारा देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यदि आपसे क्लियर है तब फिर आप आराम से वैल्यू पुट, क्योंकि आपको देखो दोनों रेडियस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। क्लियर? चलो,
Try next. 19th question for the day. If the radius of curvature of each face of the y concave lens made of glass of refractive index 1.25 into 10 power 1.25 is 50 centimeter. Radius given है 50 और refractive index given है 1.25. ठीक. So then what is the focal length? Same type question आ गया. What is the focal length? 30 centimeter. ऑप्शन में से दिख गया था. -100 सेंटीमीटर. बी सी हमारा 100 सेंटीमीटर और लास्ट वन -30. प्लस माइनस का खेल है. डू इट. कर लो आराम से. कर लीजिए आराम से. आंसर आ रहा है. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. और सेम फॉर्मूला, सेम टाइप क्वेश्चन अपन ने दे दिया है. सेम फॉर्मूला, सेम. 1/f इज इक्वल μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2. सो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? -100 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ हमारा क्या आ रहा है? चलो -100 सेंटीमीटर. ठीक. A lens immersed in a transparent liquid is not visible. A lens immersed in a transparent liquid is not visible. Under what condition can this happen? Less refractive index, high refractive index, same refractive index, total internal reflection is 0. A lens immersed in a transparent liquid में हमारा लेंस दिखता नहीं है, विजुअल नहीं होता है. या कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्लास यदि अपन सामने लगा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास भी आपको नहीं दिखता है और आप जाके उससे भिड़ जाते हो, है ना. ऐसा कई बार हुआ होगा या होता है कि सामने यदि ग्लास है, सामने यदि ग्लास है, ठीक है, और आप दौड़ के जाओगे ना, तो आप उसमें भिड़ जाओगे क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा है ना. और ऐसा कई बार देखने को अपन को मिलता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या ट्रांसपेरेंट हमारा कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो आपको देखने को नहीं दिखता है. सेम इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि अपन ट्रांसपेरेंट लिक्विड में अपन यदि लेंस को डाल देंगे तो वो दिखता नहीं है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द करेक्ट ऑप्शन इज, बहुत से लोग दे भी रहे हैं. द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, यस, सी इज द करेक्ट आंसर. सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ट्राई नेक्स्ट. कैसे? When the refractive index of the liquid is the same the refractive index of the lens materials, so no light will be reflected by the lens and hence it will not be visible. देखो, देखने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए है. रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट जब तक किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, मान लो मुझे किसी को देखना है, तो लाइट टकरा के इससे वापस आना चाहिए. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट टकरा के, लाइट इस पे पड़ रही होगी, मेरी आंखों में पड़ना चाहिए. और जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी, तब तक आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं. समझे नहीं समझे? सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज यस, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर. बढ़िया. 21 करिएगा. The refractive index of glass is 1.5 and the total and that of water is 1.3. The speed of light in water is 2.25 in 10 power 8 लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड. What is the speed of light in glass? The refractive index of glass is 1.5. μ1 given है, μ2 given है. वाटर में लाइट का स्पीड गिवन है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? दोनों कंपेयर करना है, कंपेयर करना है. 7.5, 7.9, 9.9, 1.9 और 3.
3.95। दोनों को हमें कंपेयर करना है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। कैलकुलेट द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है अपॉन μ2 इज इक्वल v2 अपॉन v1। ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा, देख लो भाई, ऐसा ही कुछ लगेगा। μ1 कितना है 1.5 है, μ2 कितना 1.3 है, और ये 2.25 है इंटू 10 पावर 8। v1 निकालना है। स्पीड इन ग्लास, स्पीड इन ग्लास कैलकुलेटेड। तो ग्लास में स्पीड हमारी क्या होगी, 2.5 से कम ही होगी, सीधी सी बात। मुझे तो सी आंसर लग रहा है, चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो गलत हो जाए। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको दिख रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। तो वाटर में स्पीड 2.2 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो ऑब्वियसली 2.2 से कम स्पीड होगी। तो सी ऑप्शन आप कैलकुलेट भी नहीं करते ना, तो बुद्धि से आप अपना आंसर लगा सकते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ट्राई नेक्स्ट। The speed of yellow light is certain liquid is 2.4 into 10 power 8 meter per second. What is the refractive index of the light? Liquid. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड को कंपेयर कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। थ्री को 2.4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? इसका भी आंसर मुझे सी लग रहा है, या सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? For comparison to calculate the refractive index of any material, so compare the light speed of light in air upon speed of light in medium। ठीक, चलो। 23rd, what would be the resultant intensity at a point of destructive interference if there are two identical coherent waves of intensity I0 producing an interference pattern? क्या आंसर? 5, 2, I0 or 0? The correct option is D is the correct answer। चेक कर लेते क्यों? The resultant intensity, the resultant intensity at any point of destructive interference will be I0 plus I0 plus 2 under root I0 I0 cos 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 आती है। सो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? 2I0 minus 2I0, that is called 0। बढ़िया। लास्ट, second last question for the day, what will be the angle, what will be the angle of refraction in the glass if the polarization angle for the air glass interface is 63.8 degree? 63.8 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है? 56.3, 26.2, 90 डिग्री और 0 डिग्री। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बढ़िया 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 बढ़िया। So the correct option is B is the correct answer। How? You know that very well कि IP plus RP is equal 90 degree। So 90 minus 63.8 डिग्री क्या आएगा हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा ऑफ द ग्लास? 26.2 डिग्री। इज इट क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। What will be the linear width of the central maxima on a screen that is kept 5 meter away from the slit
if the if the if a light of a wavelength 800 nanometer strikes a slit of 5 mm width, 1.6 mm, 5.6 mm, 6.5 mm और 9.7 mm, कर लो आराम से, डू इट, इट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आराम से कर लो। देखो बच्चों लोग, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, और मेन है कि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन और अच्छे तरीके से कैसे कर पाए, है ना। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे कराने से ज्यादा आप नहीं सीख पाओगे, आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं केवल उतना ही बता पाऊंगा जितना आपको जानना है, और जितना एग्जाम में आना है उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको लगभग तीनों चैप्टर से लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, समझे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर, यस, ए इज द करेक्ट, 1.6 mm इज द करेक्ट आंसर। हाउ, चेक कर लेते हैं। सो 2d lambda upon d is the formula when we will put the values, 2 into 5 into 800 into 10 power minus 9 upon 5 into 10 power minus 3, so calculate करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.6 into 10 power minus 3 मीटर, और we can say 1.6 mm मिलीमीटर। सो बच्चों लोग, बाकी डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। और रेगुलर क्लास लेते रहिएगा। वॉट एवर, जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वायरीज हो, आप चैट बॉक्स में जरूर डालेगा। इस बार देखो, हम फॉर्मूले भी लेके आए हैं, हम आपको एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हैं। अब कोई एक्सक्यूज आपको नहीं होना चाहिए कि सर आप एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख ही दो, फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सीख के आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको लाइन से लगभग सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे जो भी हमारे कंसेप्ट हैं, वो आपको अच्छे से बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।